हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम हनी ड्यू का चैप्टर 9 का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। तो चलिए इसका पहले बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हिलटॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स। तो अगर हम किसी दूरी से देखें, कुछ दूरी से देखें, तो हिल टॉप्स यानी पहाड़ियों का जो पीक है और बड़े 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 रॉक्स ऐसा लगता है, ऐसा सीम होता है, ऐसा लगता है कि वो अज्यूम कर रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट शेप्स। सो अज्यूम करना यानी टेक ऑन, अलग अलग शेप जो है वो ले रहे हैं जब आप उनको थोड़ी डिस्टेंस से देखते हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर। वो या तो एनिमल को रिजेंबल कर सकते हैं या एनिमल फिगर को रिजेंबल कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक तरह से वेव को रिजेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि काइंड ऑफ ए मशरूम है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट करना यानी असाइन करना, यानी जोड़ना। पत्थरों से या इन हिलटॉप्स या पत्थरों से जो एक स्पेशल शेप लेते हैं, इनसे कुछ स्टोरीज जोड़ते हैं उनके शेप से। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट। कुछ स्टोरीज सच होती हैं लेकिन कुछ नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. So the great stone face एक ऐसा ही शेप है जो रिमाइंड करता है, याद दिलाता है इनहैबिटेंट्स, वैली के इनहैबिटेंट्स को। इनहैबिटेंट्स यानी जो वहां पे लोग रहते हैं। सो पीपल हु लिव इन अ प्लेस, तो किसी भी जगह में रहने वाले लोगों को आप इनहैबिटेंट्स कहते हैं। इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस, सो हु लिव इन अ प्लेस। तो यहाँ पे वैली के इनहैबिटेंट्स की बात हो रही है। एंड क्या याद दिलाता है उनको, एक प्रोफेसी की। सो प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। सो स्टोन फेस से रिलेटेड एक भविष्यवाणी है एंड ये हमेशा उनको, उस वैली के लोगों को ये भविष्यवाणी याद दिलाता है। वॉट वॉज इट, क्या है ये भविष्यवाणी, क्या वो सच होती है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय sat at the door of their cottage talking about the great stone face. सो एक दोपहरी को, आफ्टरनून को, जब सन जो है नीचे जा रहा था, मतलब धीरे 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 सन अब इवनिंग की ओर जा रहा है, मतलब सनसेट होने वाली है। माँ और उसका एक छोटा लड़का डोर पे बैठे हैं, अपने कॉटेज डोर पे बैठे हैं और बात करें किसके बारे में, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली टू लिफ्ट their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. तो उनको सिर्फ अपनी आंखें उठानी है, लिफ्ट देयर आइज यानी आंखें उठानी है, और वो वहीं पर है। मतलब इतना ऊंचा पहाड़ है वो जिसके ऊपर ये स्टोन फेस का शेप दिखता है, कि उनको बस अपनी आंखें उठानी है और वहां पे वो सीधा सीधा दिख जाता है। प्लेन टू बी सीन यानी साफ साफ दिख जाता है। 2 माइल्स अवे, इवन दो वो मीलों दूर है फिर भी वो दिख जाता है। एंड उसके ऊपर सूरज की रोशनी चमक रही है, उसके सारे फीचर्स पे सूरज की रोशनी चमक रही है, उसको ब्राइट कर रही है। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, तो ये ग्रेट स्टोन फेस आखिर था क्या। आप नोटिस कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये पास्ट टेंस में बोली जा रही है, मतलब ये पास्ट का एक इवेंट बताया जा रहा है। एंड दिस विल बी इम्पोर्टेंट बिकॉज जब भी आप एक सिंपल पास्ट में किसी स्टोरी को बताते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आप एक स्पेशल टेंस का यूसेज देखेंगे, दैट इज पास्ट परफेक्ट। मतलब अगर उस पास्ट इवेंट में भी आपको एक पास्ट दिखाना है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड कभी कभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसका जब एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज हो रहा है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. तो अब ऑथर जो है एक्सप्लेन करने की ग्रेट स्टोन फेस क्या है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि एक वर्क ऑफ नेचर, मतलब ये नेचुरली बना है, ये किसी ने बनाया नहीं है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द माउंटेन, और ये कहाँ बना है, माउंटेन के परपेंडिकुलर साइड में। सो माउंटेन का परपेंडिकुलर साइड क्या हुआ, मतलब उसका जो स्टीप स्लोप है उसके साइड। सो परपेंडिकुलर का यहाँ पे मतलब हो गया ऑन द स्टीप स्लोप। सो यहाँ पे ये अगर माउंटेन है तो यहाँ पे बेसिकली इसके स्टीप स्लोप पे ये बना हुआ है। बाय सम इमेंस रॉक्स, और किसके द्वारा बना है ये स्टोन फेस, बाय इमेंस रॉक्स। सो इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट
When viewed at a proper distance, they resembled. Resemble करना यानी किसी की तरह दिखना. Resemble the features of human face. So ये जो बड़े बड़े रॉक्स हैं आपस में they have been thrown together यानी they have been grouped together, ताकि जब आप उसको किसी डिस्टेंस से देखें, प्रॉपर डिस्टेंस, एक सही डिस्टेंस से अगर देखें, तो वो ह्यूमन फेस को रिजेंबल करते हैं. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. अगर कोई भी स्पेक्टेटर का मतलब होता है कोई भी दर्शक अप्रोच करता है यानी उसके पास जाता है, बहुत पास, अप्रोच टू नियर, देन वो आउटलाइन को खो देता है, उसके फेस के आउटलाइन को खो देता है. एंड फेस को कैसा बोला गया? एनॉर्मस. एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग. अगेन इसका मतलब ह्यूज ही है. तो आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जस्ट टू शो द बिग साइज. वन इज इमेंस, वन इज इनॉर्मस. ये कह रहे हैं कि जब दर्शक बहुत ज़्यादा पास चला जाता है तो वो लूज कर देता है इसके फेस के आउटलाइन को, एंड सिर्फ उसे क्या दिखता है? एक हीप, एक ढेर दिखता है जाइगेंटिक रॉक्स. जाइगेंटिक यानी ह्यूज. अगेन जाइगेंटिक रॉक्स यानी बड़े बड़े रॉक्स का सिर्फ एक झुंड दिखता है, उसको एक ढेर दिखता है. तो हीप का मतलब होता है ढेर. पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक दूसरे के ऊपर पाइल किए हुए. पाइल किए यानी हीप में रखे हुए. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव. बट डिस्टेंस से देखने पे आपको क्या दिखता है कि क्लाउड्स जो है क्लस्टर कर रहे हैं. क्लस्टर करना यानी ग्रुप करना या गैदर करना अराउंड. गैदर इन अ ग्रुप, एक झुंड में आना जिसको हम बोलते हैं, उसको क्लस्टरिंग कहते हैं. सो क्लाउड्स झुंड में उसके पास रहते हैं और एक ग्रेट स्टोन फेस जो है सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव. सो टू बी अलाइव का यहाँ पे मतलब है कि वो दिखने लगता है. पॉजिटिवली का मतलब है सर्टेनली, पूरी निश्चितता के साथ आप उसको एक दूरी से देख सकते हैं. इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट. सो ये बिलीफ था, ये एक धारणा थी वहाँ के लोगों की, वैली के लोगों की, कि वहाँ की जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, वहाँ की ज़मीन का जो उपजाऊपन है, वो किसके वजह से है? सो ओड मच ऑफ इट्स का मतलब ओ करना यानी किसी चीज़ का होना दूसरे की वजह से. सो हैव समथिंग बिकॉज ऑफ. जैसे आप बोलते हैं कि मेरा सब कुछ भगवान की वजह से है, तो आई ओ एवरीथिंग टू गॉड. तो इसका मतलब ओ करना, आप भगवान को ओ कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ भगवान की वजह से. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि ज़मीन का जो उपजाऊपन है, दे ओ इट टू हुम, दे ओ इट टू दिस ग्रेट स्टोन फेस. एंड उसको अब अलग तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं अ बिनाइन फेस. सो बिनाइन का मतलब क्या होता है? काइंड एंड जेंटल. सो उनको ये फेस काइंड एंड जेंटल लगता है. दैट वॉज कंटिन्यूअली यानी लगातार, लगातार जो बीम करता है. बीम करना यानी स्माइल करना ब्रॉडली, अच्छी बड़ी स्माइल देना, उसको आप बीमिंग कहते हैं, स्माइलिंग ब्रॉडली. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. So वापस ऑथर जो है हमें स्टोरी के पास लेके जा रहे हैं, हमें समझा दिया उन्होंने कि ग्रेट स्टोन फेस क्या है. तो अब बोल रहे हैं कि जैसा हमने पहले कहा कि माँ और उसका छोटा बेटा कॉटेज के डोर पे बैठे हैं, ग्रेट स्टोन फेस को गेज कर रहे हैं. गेज करना यानी देखना, देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट. तो बच्चे का नाम क्या है? अर्नेस्ट. मदर सेड ही, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. So बोले मम्मी. एंड यहाँ पे ऑथर लिख रहे हैं कि ये समय जो ग्रेट फेस है वो स्माइल कर रहा है उसके ऊपर. सो ऑब्वियसली वो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है स्माइलिंग फेस लिए हुए, ये ग्रेट स्टोन फेस. वो क्या बोल रहे हैं मम्मी से कि काश कि ये बोल सकता, क्योंकि इसे देख के ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होगी, क्योंकि ये बहुत काइंडली देखता है, इतने दया के साथ देखता है कि इसका जो वॉइस होगा, इसकी जो आवाज़ होगी वो बहुत ही प्लेजेंट होगी. सो प्लेजेंट का यहाँ पे मतलब है मधुर. सो ये जितना काइंड दिखता है उतना ही मधुर उसकी आवाज़ भी होगी. अगर मैं ऐसे किसी आदमी को देखूंगा ऐसे फेस के साथ, तो मैं उसको बहुत प्यार करूंगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that.
तो उसकी माँ बोल रही है कि अगर एक पुरानी भविष्यवाणी, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी, तो अगर एक पुरानी भविष्यवाणी शुड कम टू पास, शुड कम टू पास का मतलब होता है शुड कम ट्रू, अगर एक पुरानी भविष्यवाणी सच होती है तो हम शायद एक आदमी को देखेंगे जिसका फेस एग्जैक्टली उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट। तुम किस प्रोफेसी की बात कर रही हो मम्मी? ईगरली, ईगरली यानी उत्सुकता के साथ, उत्सुकता से। इंक्वायर किया, इंक्वायर करना यानी पूछना या आस्क्ड। एनक्वायर बोलिए या एनक्वायर, जिसकी स्पेलिंग ENQUIRE होती है, इसका दोनों का मतलब सेम होता है। आपने देखा होगा स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे या गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक इंक्वायरिंग सेक्शन होता है जहाँ पे आप बोलते हैं इंक्वायरीज के लिए आप यहाँ जाइए। तो इंक्वायर करना यानी पूछताछ करना। सो दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, मत मीनिंग सेम है, इंक्वायर या एनक्वायर। सो ये मम्मी से उसने पूछा, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताएं। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born. So उसकी मम्मी ने उसे एक स्टोरी सुनाई जो उनकी मम्मी ने उनको सुनाया था जब वो अर्नेस्ट से छोटी उम्र की थी, कि एक दिन फ्यूचर डे में, किस फ्यूचर में कभी एक बच्चा पैदा होगा नियर हियर, यहाँ पे इस वैली में, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो एक बच्चा पैदा होगा यहाँ पे जो कि डेस्टिन्ड होगा, मतलब जिसका भाग्य लिखा हुआ होगा, जिसके भाग्य में ये होगा। डेस्टिन्ड का मतलब होता है भाग्य में लिखा होना या फेटेड होना। सो जिसके भाग्य में लिखा होगा कि वो सबसे बड़ा, सबसे महान, ग्रेटेस्ट यानी महान, और सबसे नोबलेस्ट। सो नोबल का मतलब होता है सज्जन। सो सबसे सज्जन पुरुष वो बनेगा अपने समय का, और जिसका फेस इन मैनहुड, इन मैनहुड यानी इन अडल्टहुड, जब वो अडल्ट बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसका फेस जो है बेयर करेगा, मतलब उसके फेस में एक एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस होगी, मतलब एग्जैक्ट यानी एकदम सटीक, रिजेम्बलेंस यानी किसी की तरह दिखना। तो एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस का मतलब ये होगा कि उसका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. कुछ लोगों को इस पे फेथ था, इस प्रोफेसी पे, बट बाकी लोग जो है इसे कुछ नहीं मानते थे, बस फालतू बातें। आइडल टॉक का मतलब फालतू बातें। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. कुछ भी हो जाए, at all events, अभी तक ये जो महान आदमी है जो प्रोफेसी बताती है, अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। Oh, mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, Perhaps you may. तो क्या बोलता है, ओ मम्मी, अपने हाथ से ताली बजाते हुए, क्योंकि वो एक्साइटेड हो गया ये सुन के। आई होप, मैं ये होप करता हूँ कि मैं जिंदा रहूँगा उसको देखने के लिए, कि मेरे जीवन में मैं उसको देख पाऊँगा। तो उसकी मदर बहुत अफेक्शनेट थी, अफेक्शनेट यानी बहुत लविंग थी, स्नेहीय थी, और थॉटफुल थी। सो थॉटफुल के दो मतलब होते हैं यहाँ पे। जो मतलब है वो ये है कि बीइंग कंसिडरेट, दूसरे के भावनाओं को कंसिडर करना। सो शोइंग कंसिडरेशन फॉर नीड्स ऑफ अदर पीपल। सो दूसरे के बारे में सोचना, उसको थॉटफुल कहते हैं। और अदर, थॉटफुल का मतलब है कि गहरी सोच में पड़ जाना। सो वो अफेक्शनेट थी, थॉटफुल थी, मतलब दूसरे के बारे में सोचती थी। तो उनको ये प्रॉपर लगा, ये सही लगा, ये सोचा उन्होंने कि मैं डिस्करेज नहीं करती हूँ, मैं हतोत्साहित नहीं करती हूँ बच्चे को उसके फैंसीफुल होप्स को। फैंसीफुल यानी इमेजिनेटिव, काल्पनिक। तो उसकी फैंसीफुल होप्स को डिस्करेज नहीं करती हूँ। सो क्या कहा उन्होंने, परहैप्स यू मे बी, तुम देखोगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट दिस स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in Lock Cottage, where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. और फिर अर्नेस्ट जो है कभी भी स्टोरी को नहीं भूलता है जो उसकी मम्मी ने उसे बताई थी। ये स्टोरी हमेशा उसके दिमाग में रहती है जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता है।
तो उसने अपनी चाइल्डहुड कैसे बिताई, एक लॉग कॉटेज में। सो लॉग कॉटेज क्या होता है, जो इस तरह से पेड़ों के लॉग से बना हुआ कॉटेज होता है, जिसको आप लॉग कॉटेज कहते हैं। तो इस तरह के लॉग कॉटेज में रहता है जहाँ पे वो पैदा हुआ था, और वो ड्यूटीफुल है। ड्यूटीफुल यानी कार्यबद्ध, अपनी मदर के लिए मतलब सारे काम करता है घर के, अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। एंड हेल्पफुल है, एंड मदद करता है उनको बहुत सारी चीज़ों में। असिस्टिंग, असिस्टिंग का मतलब भी हेल्पिंग होता है, उनको हेल्प करता है अपने छोटे छोटे हाथों से। एंड मोर विथ, और ज़्यादा अपने अफेक्शनेट, लविंग यानी अफेक्शनेट हार्ट से, तो अपने प्यार भरे दिल से वो ज़्यादा मदद करता है। In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. And इस तरह से एक खुश yet फिर भी बहुत ज़्यादा समय तक पेंसिव, पेंसिव का मतलब है थॉटफुल। जैसे मैंने आपको कहा था कि थॉटफुल के दो मीनिंग होते हैं, तो दिस इज द सेकेंड मीनिंग। थॉटफुल या पेंसिव होना मतलब होता है कि गहरी सोच में रहना, बहुत डीपली सोचना। सो वो बचपन में बहुत खुश था लेकिन बहुत गहरा सोचता भी था। इस तरह के चाइल्ड से वो क्या अब बन गया, एक माइल्ड। माइल्ड का मतलब है जो वाइल्ड ना हो, इसका मतलब जो हार्श ना हो। सो नॉट हार्श, सो हार्श नहीं है, रूड नहीं है, तो एक माइल्ड, एक काइंड बंदा और एक शांत यूथ में बदल गया वो। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम। सो अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थे। सो हैड नो टीचर का क्या मतलब है कि कोई भी टीचर नहीं हुआ करते थे, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको दो हैड दिख रहे हैं। सो अगर मैं सिंपली बोलता है अर्नेस्ट हैड नो टीचर, तो इसका मतलब होता है वो सिंपल पास्ट में हम लिख रहे हैं। बट सिंस आई एम सेइंग इन पास्ट परफेक्ट, सो हमें एक और हैड लगाना पड़ेगा। सो अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट ग्रेट स्टोन फेस जो है उसका एक टीचर बन गया। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो जब उसके दिन का काम खत्म हो जाता था, वो गेज करता था यानी देखता रहता था, लुक, उसको घंटों तक देखता था। अनटिल, अनटिल जब तक वो ये इमेजिन करना स्टार्ट कर देता था कि उसके जो वास्ट फीचर्स हैं, वास्ट यानी ह्यूज, बड़े। सो एक नया वर्ड है अगेन और दिखाने के लिए बड़ा साइज। सो वास्ट फीचर्स, जो उसके ह्यूज फीचर्स हैं, उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं और उसे एक स्माइल दे रहे हैं फिल्ड विथ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। तो उसे ऐसा लगता था देख के कि वो स्माइल उन्हें देख रहे हैं दया के साथ, काइंडनेस के साथ, और उसे एनकरेज करने के लिए। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. So about this time मैंने इस समय के दौरान एक रूमर, एक अफवाह, रूमर का मतलब होता है अफवाह, एक अफवाह फैली पूरे वैली में कि एक महान आदमी जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, रिजेंबल करता है, फाइनली अपीयर हो गया, फाइनली वो नजर आया। इट सीम्स दैट many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. So ऐसा लगता है, it seems that का मतलब ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले एक जवान आदमी वैली छोड़ के चला गया और एक डिस्टेंट सी पोर्ट पे सेटल हो गया। डिस्टेंट का मतलब होता है रिमोट या बहुत दूर, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो एक रिमोट सी पोर्ट पे, सी पोर्ट यानी बंदरगाह, तो किसी भी एक हार्बर एरिया में जहाँ पे बेसिकली शिप वगैरह डॉक करते हैं, तो सी पोर्ट एरिया में वो जाके बस गया। गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years to only to count his wealth. तो उसका नाम क्या था, गैदर गोल्ड। तो काफ़ी फ़नी नेम है बिकॉज गैदर करना यानी जमा करना, गोल्ड यानी सोना, तो उसके नाम में ही सोना जमा करना लिखा है। सो गैदर गोल्ड उसका नाम था एंड उसने अपना एक शॉप सेटअप किया था, तो एक शॉपकीपर था। एंड वो शार्प था, मतलब बहुत तेज़ था बिजनेस के मामलों में, इन बिजनेस मैटर्स। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा अमीर बन गया कि उसको 100 साल लग जाएंगे अपना ही पूरा धन काउंट करने में। सो वेल्थ यानी अपना ही पूरा धन काउंट करने में उसको 100 साल लग जाएंगे, इतना पैसा उसके पास था। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। सो इस समय उसने क्या सोचा, अपने नेटिव वैली के बारे में सोचा। नेटिव यानी जहाँ पे आप बॉर्न होते हो,
तो जहाँ पे आपका जन्म होता है आप उसको नेटिव प्लेस कहते हैं। तो इस नेटिव वैली के बारे में उसने सोचा एंड इसने डिसाइड किया कि वो वापस वहाँ पे जाएगा और अपने आखिरी दिन वहाँ पे काटेगा जहाँ पे वो पैदा हुआ है। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. So, Ernest क्या हो गया? Had been deeply stirred. बहुत deeply stirred हो गया था. Stirred होना यानी emotions आना आपके अंदर, जिसको हम moved कहते हैं कि he got moved, यानी उसके अंदर इमोशंस जाग रहे थे ये सुन के, इस आइडिया की वजह से कि एक महान आदमी, एक सज्जन आदमी, वो आदमी भविष्यवाणी वाला, आफ्टर मेनी एजेस ऑफ डिले, इतने सालों के डिले के बाद, इतने सालों के इंतजार के बाद, एट लेंथ मतलब लंबे समय तक अब देखा जाएगा अपने नेटिव वैली में। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली one day and imagining the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." So एक बार वो लड़का जब ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था एंड ये सोच रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस उसको देख रहा है इन रिटर्न, कुछ चक्कों की आवाज आती है एंड कुछ लोगों का भीड़ चिल्ला के क्या बोलता है, यहाँ पे आ गए देखो ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड। सो हियर कम्स ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, तो मतलब ये देखो ग्रेट महान मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए। अ कैरियज drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. एक कैरियज, इसको कैरियज बोलते हैं जिसको बेसिकली घोड़े खींच के लाते हैं, उसको 4 घोड़े खींच के ला रहे थे, ड्रॉन बाय 4 horses, dashed around the turn of the road. So dash करना यानी स्पीड करना यानी मूव फास्टली। सो तेजी से रोड के अंत से आते हुए दिखा। विद इन इट उसमें थ्रस्ट पार्टली आउट, थ्रस्ट का मतलब है फोर्सिवली मूव करना या फोर्स आउट करना। सो फोर्स पार्टली आउट, तो इसका मतलब एक बूढ़े आदमी का फेस जिसका स्किन का कलर येलो सा दिख रहा था, उस विंडो से फोर्स आउट करते हुए, मतलब या तो विंडो छोटी होगी तो उनको फोर्स लगा के अपना चेहरा बाहर निकालना पड़ रहा होगा, जो भी केस हो, तो इस तरह से उनका फेस अपीयर हो रहा था, पार्टली आधा निकला हुआ उनको दिखा। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. The very image. So the very image यानी the same image of the great stone face. उसके चेहरे को देखे सब बोले अरे ये तो सेम ग्रेट स्टोन फेस जैसा इमेज है। लोग चिल्लाए श्योर इनफ, एकदम श्योर है कि ओल्ड प्रोफेसी जो पुरानी भविष्यवाणी है सच हो गई। यहाँ पे फाइनली हमारे पास ये महान आदमी आ गए। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. And क्या बहुत ग्रेटली यानी बहुत पजल किया यानी उलझन में डाला अर्नेस्ट को कि ये लोग एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइकनेस है, कि रिजेम्बलेंस है जिसके बारे में वो बोल रहे हैं। सो बेसिकली ऑथर ये कह रहे हैं कि ये आदमी बिल्कुल भी नहीं दिखता था ग्रेट स्टोन फेस से, स्टिल लोग बोल रहे हैं कि वो दिख रहे हैं और इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा मैच कर रहा है इसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, man will come." So वो घूम के जाने लगा उदास होके, फ्रॉम द रिंकल्ड शूडनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस। सो उसने अपना चेहरा हटा लिया, मतलब उस रिंकल्ड शूडनेस, रिंकल्ड यानी बूढ़े आदमी का जो फेस है वो रिंकल्ड है, बहुत झुर्रियाँ उसमें। शूडनेस का मतलब होता है चतुराई, एंड अनप्लेजेंट मतलब जो जिसे देख के आपको अच्छा ना लगे, अनअट्रैक्टिव, जो आपको पसंद ना आए। तो उसने इस तरह के चेहरे से जो कि रिंकल्ड था और चतुराई से भरा हुआ लग रहा था और अनप्लेजेंट दिख रहा था, उससे अपना चेहरा घुमा लिया उसने एंड वैली से ऊपर देखने लगा जहाँ पे स्टोन फेस, उसे ऐसा लग रहा था, कह रहा उससे कि ही विल कम, वो आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।